गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप का राष्ट्रवाद। हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और कौन कौन से ऐसे कारण थे जो यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन बनकर उभरे और पूरे विश्व में इसने सत्ता को हस्तांतरित किया। यानी 18वीं शताब्दी, अगर मैं 18वीं शताब्दी से पहले की भी बात मैं करता हूँ यूरोप की, उसमें 18वीं शताब्दी यानी 1789, अगर मैं 1789 की भी मैं बात करता हूँ तो आपको शायद इसका ध्यान होगा कि 1789 में जो लुई 16वें थे, यानी फ्रांसीसी जो था लुई 16वां, कौन? लुई 16वां, वो क्या बना? राजा बना। और 18वीं शताब्दी से पहले की मैं बात करता हूँ, लुई 16वें से पहले की भी मैं बात करूँ तो यूरोप में राजतंत्र था। जैसे कि भारत में, नेपाल में, एशिया के कुछ देशों में भी राजतंत्र था। लोकतंत्र तो था ही नहीं। अगर लोकतंत्र की मैं बात करता हूँ तो 18वीं शताब्दी के बाद जो है जन आंदोलन शुरू हुए लोगों के द्वारा, और तब जाकर किसी को एक नई दिशा मिली। यानी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मांग को हमें विश्व राज्य या विश्व स्तर पर उत्पन्न करना हो या आवश्यकता होती है जिसमें जगत और विश्व का कल्याण होता है और उसके साथ हर मनुष्य का कल्याण संभव हो। राजतंत्र की मैं बात करूं कि जो लुई 16वें था, लुई 16वां निरंकुश शासक बना। उससे पहले लुई 15वां, 15 से पहले 14, 13, 12। क्योंकि अब आपका प्रश्न होगा कि लुई क्यों था? सर, मैं एक अपनी तरफ से ही क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि 16, 15, 14 इनके आगे लुई क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पे लुई जो शासक था वो एक राजतंत्र का राजा था, जो उसकी संतानें चली प्रथम से लेकर 16वें तक, ये अंतिम राजा था। यानी फ्रांस की मैं बात करूं, फ्रांस की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं इस समय, कि फ्रांस की क्रांति में जो लुई 16वें था उससे पहले जितने भी हुए 15, 14, 13 और पहले की भी, इन लोगों ने अपना शासन बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लागू किया और जनता की हर बातों पर विचार करके सही निर्णय लिया, जिससे यूरोप में, यानी यूरोप का फ्रांस में, हर जनता की, हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को क्या किया जाए? पूर्ण किया जाए। और वहाँ का राजा, कहते हैं ना कि अगर शासन करना है तो राजा सही होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर, जो जनता को बनाए। यानी कि राजा का हित प्रजा में और प्रजा का हित राजा में होना आवश्यक होता है, तभी जाके एक अच्छा शासन बन चलता है और वही राष्ट्र अग्रिम योजनाओं के आधार पर उदय राष्ट्र कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं कि जो यूरोप की जो श्रृंखला थी, कब? यानी यूरोप की जनता के ये सभी विद्रोह आंदोलन और क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, जिसमें कि ये आंदोलन इसलिए लागू किया गया राष्ट्रीय विचारधारा के लिए। राष्ट्रीय विचारधारा क्या होती है? कि राष्ट्र के हित में किया गया कार्य, किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, गुट, जन आंदोलन
या समूहों के माध्यम से राष्ट्र के हित में किया गया कार्य। विचार आया, हमने कार्य किया और सभी समूहों मिलकर एक नई उन्नति की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पे यूरोप में कई राष्ट्रवाद उत्पन्न हुए और विभिन्न विभिन्न राष्ट्र विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जैसे कि फ्रेडरिक सरियू, यानी फ्रेडरिक मैं बात करूंगा, फ्रेडरिक सरियू, यानी फ्रेडरिक सरियू क्या थे? 1801 ये चित्रकार थे फ्रांस के, और 18वीं शताब्दी में बहुत ही प्रचलित हुए। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने एक श्रृंखला बनाई, श्रृंखला जानते हैं, सीरीज बनाई, और उस सीरीज में ये कहा कि ये दर्शाया गया है कि सभी समूह आपस में मिलकर राष्ट्र के लिए एक आंदोलन तैयार करते हैं, जिसका नेतृत्व स्वयं विधाता कर रहा है। और कई सारे समूहों ने अपना अपना देश का झंडा हाथों में लिया। कोई फ्रांस में, फिर क्या है कि फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न जो देश थे, वहाँ के समूहों ने अपने अपने देश का झंडा लिया और ऊपर की तरह दिखाया कि हे विधाता, यानी हे विधाता, आप हमारा कल्याण करिए। जो इस समय यूरोप में राजा जो बैठा हुआ है, जो हमारे ऊपर जबरन अत्याचार करता है और हमारी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं करता, हमें उससे आज़ादी यानी मुक्त करवाइए। और उस चित्र में, ड्राइंग में ये दर्शाया गया कि ऊपर से, यानी ये सारे के सारे समूह हैं अन्य देशों के, और ऊपर जो है विधाता है ना, ये देखिए विधाता है, वो अपनी छत्र छाया इन सबों पर डाल रहे हैं कि आपने जो कदम उठाया है, यानी आपने जो कदम उठाया है उसमें विधाता आपका साथ अवश्य देगा। चलिए, अब धीरे धीरे ये क्रांति बहुत ही उग्र हुई और इस उग्र क्रांति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड इसका नेतृत्व कर रहे थे। यानी किसका? फ्रांस की क्रांति के लिए जो समूह तैयार किए गए थे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड मिलकर ये इसका नेतृत्व, इस गुटों का, यानी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब बात आ रही है कि तो जर्मनी क्या कर रहा था, फ्रांस क्या कर रहे थे? फ्रांस में तो लुईस 16वां था ना। फ्रांस के लिए ही सारा का सारा खेल रचाया गया। आइडिया आया, विचार आया कि हमें फ्रांस में जो बैठा है लुईस 16वां, निरंकुश शासक। अब बात आती है बेटा, निरंकुश शासक होता क्या है? निरंकुश शासन या शासक वो व्यक्ति होता है, वो राजा होता है जो सिर्फ अपने हित के लिए दूसरे या अपनी समाज में रह रहे निम्न, उच्च और मध्यम वर्गों का क्या करे? अनदेखा कर दे, उनके हितों की रक्षा ना करे, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण ना करे। इसीलिए इन लोगों ने मिलकर लुईस 16 का तख्ता पलट करने के लिए, तख्ता पलट करना मतलब उसको राजगद्दी से हटाना और राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र का शुरुआत करना, स्थापना करना। यानी कि जब लुईस 16वां को हटाने की जब बात की गई थी 1789 में, यानी ये 1789 की बात हो रही है, 1789 में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। और क्योंकि अब आप ही सोचिए कि घर का मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली
आपकी हर बातों को अनदेखा कर दे, आपकी हर ज़रूरतों को पूर्ण ना करे, तो आपके जहन में क्या आएगा कि मेरे ऊपर निरंकुश शासन किया जा रहा है, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। और आप अपनी बात अपने उच्च यानी फादर से उच्च कोई व्यक्ति होगा, दादा होगा, किसी से भी आप कहेंगे और तब भी नहीं होता है तो आप आंदोलन चढ़ें। वहाँ तो आंदोलन नहीं होगा क्योंकि भाई घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, समाज में समाज का कल्याण करने के लिए, क्योंकि जो लुई 16 था निरंकुश हो चुका था और वो अपने ऐशो आराम, अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए फ्रांस के ख़जाने को खाली कर रहा था। यानी क्या, फ्रांस के ख़जाने को खाली कर रहा था, इसीलिए वहाँ की जनता अपने राजा से अधिक परेशान हो चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी। त्रस्त यानी परेशान होना, परेशान हो चुकी थी, जिसका एक ही उपाय था, जन आंदोलन करना। और जन आंदोलन करने के लिए सभी लोगों की भागीदारी होना आवश्यक है। चलिए 1789 में जब फ्रांस के राजतंत्र को हटाने के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के सभी गुटों ने आंदोलन किया और वहाँ पर फ्रांस में क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए और वहाँ की सेना को उन लोगों ने हटाया। सेना को हटाने के साथ साथ राजा का तख्ता पलट हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र वहाँ पे शुरू हुआ। इससे पहले मैं पीछे जाता हूँ 1789 में जब ये जन आंदोलन की भागीदारी हो रही थी, जन आंदोलन शुरू हो चुका था, तो वहाँ की जनता ने कई तहखाने मतलब जहाँ तिजोरी, जहाँ राजा का कोष होता है, कोषागार होता है, वहाँ को उन्होंने लूटपाट किया और जेल के अधिक चोर, डकैत जो भी थे, हम कैदियों की बात करते हैं, कैदियों को उन्होंने छुड़ाया और छुड़ाने के बाद वहाँ का अस्त्र शस्त्र जितने भी थे सबको लूटा और राजा का विद्रोह कर दिया। जब राजा के विद्रोह हुआ तो वहाँ पर राजा को पकड़कर और उसकी रानी को पकड़ के फांसी, बीच बाजार में फांसी पर लटका दिया गया और जिससे कि फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे बात आ रही है राष्ट्र राज्यों के शासन और नागरिकों के मध्य साझेपन की भावना। यानी देखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप और हमारे में जब आपसी तालमेल होता है, यानी सूझबूझ होती है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है और आप टीचर की बातों को समझ रहे हैं, हर चीज़ नोट कर रहे हैं, तो ये आपकी उच्च शिक्षा, उच्च श्रेणी की सहभागिता होती है और आप अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। यदि हम और आप में तालमेल ना हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बातों को अनसुना कर रहे हैं, तो क्या आप एक अच्छे शिष्य होंगे या मैं अच्छा शिक्षक होऊंगा? नहीं। उसी बात के लिए कहा गया है कि राष्ट्र और राज्यों का तालमेल होना आवश्यक है, जिसमें कि मैं एक सिविक्स का चैप्टर है संघवाद, उसमें संघवाद यानी राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, आपसी मतभेदों को भुलाकर अपनी जनता यानी अपने देशवासियों की हितों के लिए कल्याण करते हैं, हितों के लिए कार्य करते हैं और एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यानी अब आधुनिक राज्यों की विचारधारा में केवल केंद्र शक्ति का ही अधिकार होता है। यानी आधुनिक विचारधारा का मतलब क्या है? आधुनिक विचारधारा का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के बाद यानी 19वीं शताब्दी, अब 19वीं शताब्दी में पूरा राष्ट्र आगे बढ़ चुका था। फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो गया था, यूरोप में भी राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी। भारत में भी लोकतंत्र बाकी था, क्योंकि राजतंत्र तो खत्म होता, लेकिन लोकतंत्र जब संविधान बना, लोकतंत्र जब कोई भी देश आज़ाद होता है तो वहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत होती है, यानी लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही एक लोक शासन कहलाता है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि केंद्र शक्ति का अधिकार था, इसके विपरीत जो है राष्ट्रीय राज्यों में जनता और शासकों के अपने अपने अधिकार शक्तियाँ थी। यानी शासक कौन? जनता, यानी राष्ट्र की जनता, और शासकों का अपना अपना अधिकार था, लेकिन जनता के अधिकारों का हनन ना होना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता। यानी जनता का अगर हनन हो रहा है तो राष्ट्रवाद नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद होता है कि आप राष्ट्र के हितों के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और जनता को अपने प्रतिनिधित्व के चुनाव का अधिकार प्राप्त होता है। यानी लोकतंत्र, राजतंत्र में सिर्फ राजा का शासन और राजा के वंशों का वंशानुगत शासन। एक शब्द है वंशानुगत शासन का तात्पर्य होता है जो राजा होगा, वंश होगा, उसका जो वंश उत्पन्न होगा उसका शासन चलेगा, और लड़का हो या लड़की हो, यहाँ पे बस बात आती थी लड़का या लड़की। लड़का यानी वहाँ पे भी वंश हमारा चलाएगा, पुत्र पुत्री नहीं, क्योंकि पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा पृथ्वी, विश्व की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे हर जगह जो है हर जगह पुरुषों को अधिक मान्यता दी जाती थी। इसीलिए वंशानुगत शासन को खत्म करने के लिए अनेक आंदोलनों की शुरुआत हुई। एक है अंसर्ट रैनन, यानी अंसर्ट रैनन के अनुसार, अंसर्ट रैनन, यहाँ देखिए अंसर्ट रैनन, एक ये राइटर हैं। इन्होंने क्या कहा? अंसर्ट रैनन कहते हैं कि जो फ्रांसीसी जो दार्शनिक फिलोसफर थे ये, ठीक है, राइटर थे, इनका ये मत है कि पुरुषों, यानी पुरुष प्रयास करते हैं, पुरुषों की शौर्य गाथा, वीर गाथा, वैचारिकता ये महिलाओं से अधिक होती है। लेकिन ये एक इसका तर्क दिया और वितर्क यहाँ पे निकला कि क्या पुरुष महिला का काम नहीं करता है? करता है। कहाँ करता है? सोचिए, एक महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वो अपना घर का कार्य करती है, गृहिणी होती है, ठीक है। कहते हैं और ये भी कहा गया है कि पुरुष कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन पुरुष को जब पैसा दिया जाता है, यानी उसको कोई धनराशि दी जाती है महिला का कार्य करने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर में काम करने के लिए, इस्त्री करने के लिए, यानी प्रेस करने के लिए, कोई भी ये सारी चीज़ें जो एक महिला करती है, गृहिणी करती है, उसके बदले धनराशि दी जाती है, तो पुरुष भी महिला का कार्य करता है। इन तर्कों का वितर्क किया गया और रैनन के अनुसार, रैनन कहते हैं कि जब एक राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ के लोगों द्वारा लंबे प्रयासों और निष्ठा से इसके लिए काम किया जाता है। यानी एक राष्ट्र तभी बनता है। मैं अपने भारत की भी बात करता हूँ, अपने इंडिया की भी बात करता हूँ कि जो ये महामारी जिसको हम कहते हैं, वायरस जो फैला हुआ है कोरोना, अगर जन यानी हम सब लोग मिलकर सरकार की भागीदारी में नहीं शामिल होंगे तो क्या सरकार ये कार्य कर पाएगी? नहीं, क्योंकि ये घातक बीमारी है। इसीलिए सरकार का बार बार कहना होता है कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलिए, बाहर निकलेंगे तो कोरोना आ जाएगा। तो यानी कि अधिक से अधिक सरकार, शासक का हमें योगदान देना आवश्यक होता है, तभी जाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अतीत समान में गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जन समूह होने का, यह सब जरूरी शर्तें होती है। यानी हम लोग कार्य कर रहे हैं, आपस में कार्य कर रहे हैं, जब तक हम कोई भी कार्य आपसी मेल जोल कर नहीं करेंगे तो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। आगे कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचारधारा। जो फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसमें राष्ट्र की विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई? 1779
ईस्वी की क्रांति जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास का सबसे पहला परिणाम देखने को मिला था। यानी फ्रांस में जो सबसे प्रथम राष्ट्रवाद आंदोलन हुआ वो 1779 में फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो भावना व्यापक रूप से विकसित हुई और बुद्धिजीवी, कई क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोह के लिए तैयार जनता ने मिलकर राजतंत्र का विरोध किया। और 1779 में जो पहली विश्व जो क्रांति हुई थी राजा लुई 16 के विरुद्ध हुई थी। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आंदोलन हुए थे फ्रांस में, यूरोपीय क्रांति हुई थी, वह लुई 16 के लिए हुई थी। लुई 16 एक निरंकुश शासक था, अपनी जनता पे अराजकता उत्पन्न कर रहा था और एक राजा होते हुए राजकोष से, यानी जनता का जो पैसा इकट्ठा होता था, जबरन कर लेना, ठीक है, जनता पे ज़्यादा से ज़्यादा करों का अधिरोपित कर देना, बोझ लगा देना, उनके सभी कार्यों को तोड़फोड़ विनाश कर देना और राजकोष से धन निकालकर अपनी ज़िंदगी को क्या है निर्वहन करना। तो इसके विरुद्ध जनता ने आंदोलन उठाया और आंदोलन ये सफल हुआ और वहाँ पे राजतंत्र यानी फ्रांस में राजतंत्र खत्म हुआ और नागरिक का शासन यानी लोकतंत्र शुरू हुआ। अब आगे क्या है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख, इसकी बात आ रही है कि क्या कारण थे, यानी किसके, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जब राजा, कोई भी किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का जब शासक निरंकुश हो जाता है तो वो कार्य करना, वो जनता की भागीदारी वहाँ पे समाप्त हो जाती है। यानी कि वो सिर्फ तानाशाह हो जाता है और जहाँ तानाशाही होगी वहाँ पे शासक निरंकुश हो जाएगा। जनता का हित वहाँ पे नहीं होगा, ना ही राजा का हित। वो राजा अपने हित के बारे में सोचेगा, ना कि अपनी जनता के बारे में। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऐसे कई सारे कारण हुए थे, आपसी मतभेद हो गया था और जनता ने जनता के हितों के लिए राजा जो लुई 16 था वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने लुई 16 को फांसी पर लटका दिया। आगे कह रहा है कि जो राजनीति जो कारण थे, बहुत सारे जो कारण थे राजनीतिक कारण, यानी लुई 14 निरंकुश था, लुई 15, लुई 16 का योगदान काफ़ी हुआ, लेकिन मैरी एंटोनिया का बुरा प्रभाव पड़ा। मैरी एंटोनिया जो थी क्या थी, एक महारानी थी, कौन सी, कहाँ की, ऑस्ट्रिया की महारानी। यानी ऑस्ट्रिया की महारानी मैरी थेरेसा की पुत्री जो मैरी एंटोनिया थी वो क्या थी, एक बुद्धिमानी एवं साहसी महिला थी, परंतु वह विलासिता का जीवन व्यतीत कर रही थी और वह दिल खोलकर धन खर्च करती थी। फ्रांस के लोग उसे श्रीमती घाटा कहते थे। यानी विलासिता का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी को, अपने दिनचर्या को पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, ऐशो आराम की ज़िंदगी काटना, किसी अपने आसपास के लोगों का देखभाल ना करना, वो एक विलासिता का जीवन होता है। उसके बाद दोषपूर्ण शासन भी था। दोषपूर्ण शासन यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए राजा, यहाँ पे राजा क्या है, शासक है। राजा को चुना गया, यानी विधायिका। राजा के नीचे नीचे क्या है, विधायिका है, मंत्रीगण होते हैं, शासक होते हैं और सेना होती है। ये सब क्या होते हैं, आपके विधायिका होती है, इनको चुना जाता है। कुछ लोगों को चुनकर कार्य क्रियाकलापों के आधार पर न्यायपालिका गठित की जाती है। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कानून, यानी विधायिका ने क्या किया, चर्चा की कानून को, और कार्यपालिका में क्या हुआ, कानून लागू हुआ, और लागू होने के बाद न्यायपालिका ने कानून उसको बना दिया। कानून आप तैयार कर दिया और कई पूरे साम्राज्य में, पूरे राष्ट्र में एक ही कानून लागू कर दिया गया, कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका ने किया। उसके बाद अगर इन तीनों में आपसी मतभेद हो जाएं, देखिए कार्यपालिका और विधायिका में आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन अगर न्यायपालिका में मतभेद हो जाते हैं तब वहाँ पे कानून व्यवस्था क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। अव्यवस्थित होने के कई सारे कारण होते हैं। जनता
का दुष्प्रभाव होना, जनता का सरकारी संपत्तियों को तोड़-फोड़ करना, जनता विद्रोह कर रही है और न्याय क्या है, नहीं हो रहा है। कानून के रखवाले जो भी पुलिसकर्मी बनाया गया है वो भी निरंकुश हो गए हैं, क्योंकि शासन जो है, राजा है, वो तानाशाह है। उसने मना कर दिया है कि जनता मेरी है, जनता में जो भी विधायक हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो मेरे हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आखिर सामाजिक कारण, आधुनिक कारण, सामाजिक कारण भी थे। समाज के आधार पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पादरी वर्ग, उच्च लोग जो थे, कुलीन वर्ग, निम्न लोग थे, और जनसाधारण जो नॉर्मल यानी कुलीन वर्ग मध्यम वर्ग थे, और जनसाधारण जो है बिल्कुल निम्न वर्ग के थे। आर्थिक कारण फिजूल खर्ची हुआ, यानी कि फ्रांस में आर्थिक कारण क्या था, क्यों हुआ आंदोलन, क्योंकि वहाँ का राजा, सारा का सारा खेल राजा पे है, तानाशाही पे है, निरंकुशता पे है, निरंकुश शासन पे है। क्योंकि आर्थिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आप समाज में कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आपके विरुद्ध कई लोग खड़े हो सकते हैं, आपको आपकी सत्ता से हटाने के लिए। इसीलिए वहाँ का राजा जो है निरंकुश हुआ और जनता ने उसके विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दार्शनिकों का प्रभाव। कई सारे जो दार्शनिक हुए, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। रूसो कहता है कि रूसो क्या कह रहा है कि दार्शनिक, एक रूसो जो है दार्शनिक है, वो कह रहा है कि जो प्रभावी नेता होता है, यानी प्रभावी नेता होता है, वो स्वतंत्र रूप से जनता का कार्य करता है, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। यदि जनता अपने राजा की बात ना माने और राजा जनता की बात ना माने तो वहाँ वो राष्ट्र जो है उन्नति की ओर ना चलते हुए, उन्नति की ओर ना जाते हुए, निरंकुश जो होता है, क्या कहते हैं, उन्नति की ओर ना जाते हुए जो है उसका विघटन हो जाता है, और जिसके कारण जनता क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, अपने कार्यों के लिए निर्वहन नहीं करती है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर कई सारे प्रभाव पड़े थे कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य के लिए जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण करना। यानी क्या बात हो रही है कि सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जब राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र के माध्यम से वहाँ का कोई शासक बनाया गया, जनता ने अपना प्रतिनिधित्व चुना और शासक जो है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए कार्य करने लगा, तब वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव क्या हुआ, कम हुआ। उसके बाद समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे नए समाज की नींव रखी गई। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू हुआ। आज इतना ही टॉपिक है, कल हम फिर क्लास में मिलते हैं। इसके लिए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट हो, मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप मैसेज कर दीजिएगा। आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, निवारण जो है कल की क्लास में दिया जाएगा। धन्यवाद। और मैं इसके साथ क्लास का विराम लेता हूँ और इस टॉपिक के आपके पास अभी पिक भेजता हूँ, उसको आप स्टडी करिएगा, ढंग से समझिएगा, क्योंकि यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद अलग नहीं है। भारत में भी राजतंत्र था, इसलिए राजतंत्र को ख़त्म किया गया और लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। यूरोप में भी राजतंत्र था, वहाँ पे भी वंशानुगत शासन चल रहा था और वंशानुगत शासन के आधार पर वहाँ पर लोकतंत्र शासन लागू हुआ और राजा का राजतंत्र खत्म हुआ, जिसके आधार पर एक नए राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद। थैंक यू।